मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पर्यावरण के शिक्षण की समस्याएं और प्रश्न बनाने के चक्र। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पर्यावरण के 5 ई। पहला ई, इग्नेज। इग्नेज का अर्थ होता है शामिल करना या व्यस्त करना। सर्वप्रथम बालक को उसके पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के समक्ष समस्यात्मक वातावरण प्रस्तुत करे जो कि बालकों को क्रियाशील बनाते हैं। क्योंकि बालक को समस्या हल करने के लिए देंगे तो बालक जो उसमें बच्चा जो क्रियाशील होगा, है ना, तो इसमें जो है बालक जो है गतिविधियों में भी व्यस्त रहता है और इसमें बालक को अनुभव की प्राप्ति होती है। इसमें बालक अवलोकन और रिकॉर्डिंग भी करता है इग्नेज में, ठीक है ना। दूसरा ई है एक्सप्लोर। इसका मतलब होता है खोज करना। समस्यात्मक वातावरण एवं स्थिति को बालक उस समाधान अपने परिवेश में खोजने का प्रयास करता है। इस क्रम में वह अपने पूर्ण ज्ञान का प्रयोग करता है जिसे खोज कहा जाता है। एक्सप्लोर में क्या है, इसमें जो है बालक श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करता है और इसमें बालक चीजों के कारण को जानने की खोज करता है। जैसे एक विशेष वातावरण में किसी विशेष प्रकार का पौधा क्यों उगता है ना। इससे बालकों में जो है चीजों के बीच में जो तुलना करने की क्षमता का विकास होता है। ये है हमारा तीसरा ई एक्सप्लेन। खोज के द्वारा व्याख्या करना। खोज के द्वारा प्राप्त ज्ञान का वह प्रस्तुतिकरण करना है जिसे हम व्याख्या के नाम से जानते हैं। इस क्रम में वह अपने अस्पष्ट ज्ञान व अधूरे ज्ञान को प्रकट करता है। इसमें क्या होता है, बालक इसमें तर्क देता है और तर्क के आधार पर चीजों में संबंध स्थापित करता है। जैसे शिकारी होते हैं, शिकारी जानवर जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। चौथा ही एक्सलेबूशन। इसका अर्थ होता है विस्तार देना या परिष्कृत करना। व्याख्या के दौरान रह गई कमियों त्रुटियों को दूर करने के लिए बालक उसे विस्तारित रूप में प्रस्तुत करता है जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। यही परिष्कृत वर्णन कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसमें बालक चर्चा करता है और अपनी राय देता है और दूसरों की भी राय पूछता है ना। जैसे जैसे मतलब कहते कि वन नहीं होंगे तो क्या होगा, इस पर चर्चा करना। वो इसमें अपनी राय भी देगा और दूसरों से भी उनकी राय पूछेगा, ठीक है। पांचवा ई एवोल्यूशन। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। इस क्रम में बालक शिक्षक के द्वारा दिए गए फीडबैक मतलब होता है आधार, सहारा देना। फीडबैक के आधार पर अपना मूल्यांकन करता है और भविष्य में बेहतर रणनीति बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है मूल्यांकन में, इसमें जो है बालक एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। जैसे सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी ही विशेषताएं होती है ना। मतलब सभी शिकारी जानवरों में एक जैसी ही विशेषताएं होती हैं, तो वो ये इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। पर्यावरण के 5 ई के द्वारा बालक अपने संपूर्ण विकास का निर्माण करता है। अब चलते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण होता है कम समय में विषय वस्तु या एक कौशल को सिखाना। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में विषय वस्तु या किसी पाठ को या किसी कौशल को सिखाना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इससे बड़ी कक्षा की जटिलता को कम किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। सूक्ष्म शिक्षण में जो है 6 चरण होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। या कितने चक्र होते हैं, 6 चक्र होते हैं, है ना। और इस शिक्षण चक्र को पूरा करने में 36 मिनट लगते हैं। कितना समय लगता है एक सूक्ष्म शिक्षण को पूरा करने में? 36 मिनट। और सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं और इन 6 चरणों को पूरा करने में 36 मिनट लगते हैं। ये देखो, ये चरण जो है क्रमबद्ध है बिल्कुल नंबर वारी से। पहला चरण होता है योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कितना कितना समय देना चाहिए शिक्षक को। पहला चरण
पहले चरण में जो योजना बनाते हैं हम उसको हम घर से ही बना कर लाते हैं, ठीक है ना। ये पहले चरण में जो हम योजना बनाते हैं, ये योजना हम घर से ही बना के लाते हैं। इसमें हम कितना मतलब समय को 36 मिनट के समय में इसमें से हम कुछ भी जो है समय इसे इस योजना को नहीं देते। इस योजना को, पहली योजना को हम घर से बना कर लाते हैं, मतलब एक शिक्षक पहली योजना को घर से बना कर लाएगा। दूसरा चरण होता है शिक्षण का। शिक्षण में जो है शिक्षक जो है 6 मिनट लेगा, ठीक है। तीसरा चरण होता है प्रतिपुष्टि का, इसमें भी 6 मिनट लेगा। इसके बाद चौथा चरण आता है पुनः पाठ योजना का। चौथा चरण होता है पुनः पाठ योजना, दोबारा से पाठ योजना। अगर मतलब हमारे उसमें कुछ कमी रह गई है, त्रुटि रह गई हो, तो उसे दूर करके पुनः पाठ योजना बनाएगा। और इस योजना को बनाने में, पुनः पाठ योजना को बनाने में वो 12 मिनट का समय लेगा, ठीक है ना। पुनः पाठ योजना को बनाने में 12 मिनट का समय। और पांचवा चरण होता है पुनः शिक्षण, यानी दोबारा से शिक्षण देना, इसमें वो 6 मिनट लेगा। और छठा चरण, आखिरी का चरण होता है पुनः प्रतिपुष्टि, है ना, वो पुनः प्रतिपुष्टि करेगा 6 मिनट में, ठीक है ना। ये सूक्ष्म शिक्षण के चक्र है हमारे। अब चलते हैं थोड़ा सा जो हमारे सीटेट में कठिन शब्द आते हैं, मतलब जिससे हम सवालों में जो उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना इलझ जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उन शब्दों को देख लेते हैं। उन शब्दों को तो थोड़ी सी परिभाषा समझ लीजिए, है ना। ये जो शब्द होते हैं ये बहुत ही कठिन शब्द होते हैं, और वहाँ पे पेपरों में जो जब ये दिए होते हैं ना क्वेश्चनों के बीच में, तो इनका अर्थ हमें पता ना होने के कारण हम जो है सवाल गलत कर देते हैं अपना, ठीक है ना। अपने प्रश्न का उत्तर हम गलत दे देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता होता है परीक्षण बालक, मतलब जो भी परीक्षण शिक्षक ले रहा है वह बालक के परिवेश और पूर्व ज्ञान से और बालक के व्यवहार से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। व्यवहारिकता का मतलब है जो शिक्षक जो परीक्षण ले रहा है वह बालक के परिवेश, पूर्व ज्ञान और बालक के व्यवहार से जुड़ा हो। वस्तुनिष्ठता, और ये पॉजिटिव शब्द है और ये भी पॉजिटिव शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है। वस्तुनिष्ठा, वस्तु के मूल्य के आधार पर परीक्षण का निर्माण करना वस्तुनिष्ठा कहलाता है। वस्तु के मूल्य के मतलब यहाँ वो वाला मूल्य नहीं है, पैसों वाला मूल्य, ठीक है ना। इससे मतलब है कि वस्तुनिष्ठा से मतलब है उसकी जो है मतलब विश्वसनीयता बनी रहे, वस्तुनिष्ठा, है ना। जो क्वेश्चन दिया है आपने, है ना, जो परीक्षण लिया है उसका। उपार्जित बीमारी, उपार्जित बीमारी होती है प्राप्त बीमारी, जो पहले से ही मिलती है हमें, मतलब पीछे से माँ बाप से, है ना, मिलती है, उसे बोलते हैं हीमोफीलिया बीमारी। अवरोधन, अवरोधन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की समस्याएं। जैसे कहते हैं ना कि शिक्षण में क्या अवरोधन है, या बच्चे में ऐसा कौन सा अवरोधन है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहा, तो अवरोधन होता है समस्याएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ठीक है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को हिंदी में जो है शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अभिलेख, है ना। पोर्टफोलियो में जो है बच्चे के पूरे साल का विवरण रखा जाता है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो में जो है बच्चे का, जिस दिन से बच्चा स्कूल आता है उस साल के अंत तक का जो है विवरण रखा जाता है, बच्चे के व्यवहार का, है ना, संज्ञानात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का, ये सब जो है उसमें पोर्टफोलियो में इन सब का विवरण रखा जाता है। विनिमय, विनिमय होता है आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है ना। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना। ये है अंतर्दृष्टि, ठीक है। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि होती है सूझ। आकस्मिक, आकस्मिक होती है एकाएक, ठीक है ना। सूझ आकस्मिक आती है, तो उसमें पिछले से एक बार सीटेट के पेपर में आया हुआ है कि सूझ हमें कैसे आती है, तो उसमें ये दे रखा था सूझ, उसमें एकाएक दे रखा था, ठीक है ना। तो सूझ जो आती है वो आकस्मिक भी आती है, और आकस्मिक को ही एकाएक बोलते हैं, ठीक है ना। तो और जो सूझ का सिद्धांत दिया था ये कोहलर ने दिया था, ठीक है ना। सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, कोहलर ने। और इन्होंने जो है अपना प्रयोग जो करा था वो चिंपैंजी पे करा था, ठीक है ना, चिंपैंजी पे करा था। चलो अब चलते हैं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में जो है ज्ञान के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सभी पक्ष से मतलब है बच्चे का भावात्मक पक्ष,
बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष और बच्चे का क्रियात्मक पक्ष, इन सभी का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये साल के अंत में लिया जाता है ना, साल के अंत में जो परीक्षा होती है उसे व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है। विभेदित, विभेदित होता है अंतर करना, अंतर, ठीक है ना, विभेदित अंतर। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा से मतलब है वास्तविक जीवन की समस्याओं को देखते हुए, है ना, शिक्षा में लाना, वास्तविक जीवन की समस्याओं को शिक्षा में लाना, समाज रोजगार को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए शिक्षा में लाना प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है ना, जो ये मतलब हम वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको शिक्षा में लाना। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है वास्तविक जीवन की समस्याओं को शिक्षा में लाना, जैसे रोजगार को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए शिक्षा में लाना, यह प्रगतिशील शिक्षा है। परिपरीक्षा, ठीक है, परिपरीक्षा, परिपरीक्षा क्या होती है? प्रश्न पूछना, ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, परिपरीक्षा। तो ठीक है ना, इसमें बच्चे जो इसी शब्द में कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है प्रश्न पूछना, और ये एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है ना, ये कौन सा शब्द है? पॉजिटिव शब्द है। ठीक है। मल्टीमीडिया कैप्सूल, मल्टीमीडिया कैप्सूल में जो है ना दृश्य श्रव्य सामग्री आती है, जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उन्हें मल्टीमीडिया कैप्सूल भी बोलते हैं। मल्टीमीडिया कैप्सूल खुद एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। संकलनात्मक मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है ना, संकलनात्मक मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन भी बोलते हैं। विस्तारित अधिगम, विस्तारित अधिगम का अर्थ होता है वास्तविक परिस्थितियों में अधिगम कराना, है ना, वास्तविक परिस्थितियों में अधिगम कराना। ये सब जो है ना पॉजिटिव शब्द है, जो वाला विस्तारित अधिगम, ये पॉजिटिव शब्द है। विकासात्मक, विकासात्मक का मतलब होता है शुरुआती, शुरुआती स्तर। ठीक है ना, विकासात्मक का मतलब होता है शुरुआती। निष्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ होता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब बच्चा अपनी मतलब कक्षा में किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, खेल कूद में, पढ़ाई में, है ना, कितना अच्छा है, ये होती है परफॉर्मेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में निष्पत्ति। यहाँ बच्चे जो कंफ्यूजन हो जाते हैं सीटेट के पेपर में जब ये ऐसे ऐसे शब्द देखते हैं। ठीक है ना, तो निष्पत्ति का जो अर्थ होता है वो होता है परफॉर्मेंस। मानक भाषा, मानक भाषा होती है जो भाषा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसको मानक भाषा बोलते हैं। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का मतलब होता है उल्टी गंगा बहना, है ना, उल्टी गंगा बहने से मतलब है जैसे माँ बाप की त्रिबुद्धि है और बच्चे जो है वो बच्चे की जो उनकी संतान है वो उनसे विपरीत गुणों की है, मतलब उसकी मंद बुद्धि है ना, तो ये होता है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का सिद्धांत भी है। ठीक है ना, प्रत्यागमन का सिद्धांत भी है। और प्रत्यागमन का मतलब होता है उल्टी गंगा बहना, जैसे माँ बाप हैं उनसे विपरीत उनकी उसकी औलाद का होना। ठीक। सबलीकरण, सबलीकरण से मतलब है किसी कार्य को बार बार बल देना या किसी कार्य को बार बार तब तक करते रहना जब तक उस कार्य को करने में पहले से लगा समय घट ना जाए, है ना, ये होता है सबलीकरण। और अधिगम में सबलीकरण महत्वपूर्ण होता है, तो ये एक पॉजिटिव शब्द है, ध्यान रखना। सबलीकरण पॉजिटिव शब्द है, किसी कार्य को बार बार बल देना, समझ गए, मतलब किसी कार्य को जब तक करना जब तक उस कार्य में लगा समय हमारा घट ना जाए, जो कि जब समय घट जाएगा तो अब हम उस कार्य में निपुण हो चुके हैं। ठीक। अवधारणा प्रतिचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा का मतलब होता है प्रतिचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग। और अवधारणा को जो संकल्पना बोलते हैं ना, संकल्पना, जो संकल्पना हम बना रहे हैं किसी समस्या को हल करने के लिए वो होती है अवधारणा। ठीक है ना, वह किस किस रूट से होकर गुजरेगी, इसका वो होती है अवधारणा और प्रतिचित्रण। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल को हम वीडियो में जो आपको वन लाइनर थोड़ा सा वन लाइनर बताएंगे। ठीक है, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।